जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई सारी लोक कथाएं लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। उन्हीं में से एक लोक कथा आज हम आपके लिए लाए हैं। अमेरिका की नेटिव ट्राइब एल्गोनक्विन लेजेंड्स की लोक कथाओं के अनुसार अमेरिका और कनाडा के नॉर्दर्न फॉरेस्ट में एक नर मांस भक्षण करने वाला क्रिएचर रहता है, जिसे वेंडिगो या कई जगह वेटिगो के नाम से जाना जाता है। इन कथाओं के अनुसार वेंडिगो एक जंगल में भटकता हुआ शैतान है जो कि बर्फीली सर्दियों के समय अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का शिकार करता है। ये एक ऐसा क्रिएचर है जिसकी भूख हर एक शिकार के साथ बढ़ती चली जाती है और सर्दियों के समय उन भयानक जंगलों में ये अपने दूसरे शिकारों को ढूंढता रहता है। लोगों ने इसे मिनेसोटा के नॉर्दर्न वुड्स में द फॉरेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक रीजन और कनाडा के सेंट्रल रीजन्स में भी देखे जाने का दावा किया है। अब हम आपको बताएंगे कि वेंडिगो दिखता कैसा है। वेंडिगो को आमतौर पर इंसानों से कई गुना लंबा बताया जाता है। वेंडिगो एक 15 फीट लंबा क्रिएचर है। इसकी बॉडी को दिखने में ऐसा बताया जाता है कि जैसे इसने काफ़ी लंबे समय से कुछ खाया ना हो। यही इसकी सबसे डरावनी बात है। ये हमेशा अपनी भूख से ऑब्सेस्ड रहने के कारण हमेशा इंसानों के मांस का भूखा रहता है। द मैनिटस बुक में वेंडिगो के अपीयरेंस के बारे में अच्छे से लिखा गया है। इस बुक के ऑथर बेसिल एच जॉनस्टन हैं, जो कि ऑथर होने के साथ साथ एथोनोग्राफर भी थे। एथोनोग्राफर बेसिकली एक ऐसी स्टडी है जिसमें आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट और उससे जुड़े कल्चर के बारे में काफ़ी गहराई से पढ़ते हैं। तो इस बुक के अनुसार वेंडिगो की रूखी खाल उसकी हड्डियों में कसकर खींची हुई दिखाई देती है। अपनी हड्डियों को त्वचा के ऊपर ढकेलने के साथ इसका रंग मौत की राख जैसा प्रतीत होता है और उसकी आंखें काफ़ी अंदर दबी होती है। ये ऐसा लगता है कि जैसे ये अभी मौत से वापस जिंदा होकर आया हो। इसके होंठ फटे हुए और खून से सने होते हैं। तो कुछ ऐसा लिखा गया है इस बुक में वेंडिगो के बारे में, और कई बार लोग इसे बस एक स्केलेटन फिगर की तरह भी डिस्क्राइब करते हैं, जिसकी स्किन राख के रंग जैसी होती है। इनकी जीभ काफ़ी लंबी होती है और भयानक पंजों के साथ ही किसी भी इंसान को आसानी से मार सकते हैं। वेंडिगो लेजेंड्स की कई अलग अलग वर्जन्स में इसके बारे में अलग अलग तरीके से बताया जाता है। कुछ दावा करते हैं कि ये काफ़ी तेज़ होते हैं और बर्फीली सर्दियों में भी काफ़ी लंबे समय तक चल सकते हैं। लेकिन तेज़ स्पीड होना इनकी अकेली खासियत नहीं है, बल्कि ये भी बोला जाता है कि ह्यूमंस की आवाज़ भी निकाल सकते हैं और ये लोगों की मिमिक्री का यूज़ एक चारे की तरह करके इंसानों को उन डार्क फॉरेस्ट में ले जाते हैं। 20वीं सदी में एल्गोनक्विन ट्राइब्स के अनुसार कई सारे लोग अनसुलझे रहस्यमय तरीकों से इन जंगल में गायब हो गए थे। एल्गोनक्विन ट्राइब्स ने वेंडिगो को ही इसका जिम्मेदार ठहराया था। इसी वजह से वेंडिगो को स्पिरिट ऑफ लोनली प्लेस भी कहा जाता है। वेंडिगो कई नामों से जाना जाता है। उन्हीं में से एक है द इवल स्पिरिट डेट डेवर्स मैनकाइंड, जिसके अकॉर्डिंग वेंडिगोज ह्यूमंस को एक अभिशाप भी दे सकते हैं, जिसके द्वारा वो लोगों को पसेस करके उन्हें अपनी तरह ह्यूमन फ्लैश खाने पर मजबूर कर देते हैं। इसी से जुड़ा एक काफ़ी फेमस केस है। ये केस है स्विफ्ट रनर का, जो कि हडसन्स बे कंपनी के साथ का ट्रेडर था। स्विफ्ट रनर शादीशुदा और 6 बच्चों का पिता था। 1879 की सर्दियों में कई सारी क्री फैमिलीज खाने की कमी से परेशान थे। क्री बेसिकली नॉर्थ अमेरिका की नेटिव कम्युनिटीज़ है और स्विफ्ट रनर भी उन्हीं में से एक था। स्विफ्ट रनर का सबसे बड़ा बेटा उन सर्दियों में भुखमरी के कारण फैमिली में सबसे पहले मर गया, लेकिन उसके बाद स्विफ्ट रनर ने ना जाने किन हालातों में आकर अपनी पूरी फैमिली का मर्डर करके उन्हें खा लिया था। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि कोई कैसे अपनी पूरी फैमिली को मार कर कैसे खा सकता है। बाद में वहाँ की अथॉरिटीज़ के द्वारा स्विफ्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एनिमल प्लैनेट के अनुसार स्विफ्ट ने दावा किया था कि उसे एक वेंडिगो स्पिरिट ने पोसेस कर दिया था, जिसके बाद उसने वो मर्डर किए और ह्यूमन फ्लैश को खाया था। ये कोई एक अकेला केस नहीं था जिसमें वेंडिगो ने किसी इंसान को पोसेस किया हो और ह्यूमन फ्लैश खाने पर मजबूर किया हो। इन सभी केसेस की कहानी भी स्विफ्ट रनर के जैसी डरावनी थी। वेंडिगो को सबसे ज़्यादा 1800 से 1920s के बीच में देखा गया था। उस समय कई अनसुलझे मौतें हुआ करती थी और सभी मौतों से वेंडिगो कनेक्ट होता था। वो समय उन लोगों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था।
जैक फिडलर एक क्री चीफ थे और फिडलर ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी लाइफ में 14 बार वेंडिगो को हराया था। ये सुनने में किसी फिक्शन की तरह लगता है, लेकिन उन्होंने यही दावे किए थे और ये भी बोला गया कि कुछ वेंडिगो तो उनके दुश्मन जो कि शमन थे, उनके द्वारा इन्हें मारने के लिए भेजा गया था। फिडलर का एक भाई भी वेंडिगो में बदलने के बाद भूखमरी से मर गया था। हडसन बे के ट्रेडर्स और क्री दोनों को ही वेंडिगो लेजेंड के बारे में अच्छे से पता था और ये भी बोला जाता है कि ये किसी मेंटल इलनेस के शिकार रहे होंगे, लेकिन सच किसी को नहीं पता कि वो सच में किसी बीमारी से जूझ रहे थे या फिर बात कुछ और थी। कंपनी के रिकॉर्ड्स में भी इसी तरह के कई सारे इंसिडेंट के बारे में लिखा गया था, जिसमें कई लोग वेंडिगो के द्वारा पोसेस होकर एक नरभक्षी बन गए थे। 1907 में जैक और उनके भाई जोसेफ को कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने मर्डर के जुर्म में पकड़ लिया था। उसके बाद जैक ने कुछ ही समय बाद सुसाइड कर लिया था और जोसेफ को भी लाइफ प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई थी, लेकिन 3 दिन बाद जेल में जोसेफ की मौत हो गई। और हैरानी की बात यह थी कि जोसेफ को उसकी सज़ा के लिए माफ़ कर दिया गया था, लेकिन ये खबर मिलने से पहले ही जोसेफ की मौत हो गई थी। वेंडिगो की स्टोरी सिर्फ लोगों को डराने के लिए नहीं है, बल्कि इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ जैसे यूएसए के लकोटा समुदाय, ग्वाटेमाला के मायान्स समुदाय और बोलीविया के अमेरस, इन सभी कम्युनिटीज़ में इनका अलग ही महत्व देखने को मिलता है। वेंडिगो को काफ़ी लंबे समय से लालच, स्वार्थ और हिंसा जैसे वास्तविक समस्याओं से जोड़कर देखा जाता है और इनका कनेक्शन काफ़ी टैबू कल्चर्स में भी देखने को मिलता है। इंडिजीनियस समुदाय सूखा पड़ने के समय एक तरह का रिचुअल करते हैं, जिसमें लोग एक मास्क पहनकर नाचते हैं और इस सेरेमनी को पूरा करते हैं। इससे जुड़ा हाल ही एक और केस सामने आया था 2016 में। एक हाइकर ने स्टेटमेंट दिया था कि मैंने कई तरह के जानवरों की आवाज़ें सुनी हैं, लेकिन इसके जैसी नहीं। ये आज भी लोगों को उन फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं, पर कोई भी ये नहीं चाहता कि उनका सामना इनसे हो।